हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब तो हमने लास्ट से भी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, दोनों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा अक्षय संसाधन, समाप्त होने वाले संसाधन, ये क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, ये बात हो गई थी। इनके एग्जाम्पल भी देख लेते। फिर जो हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी हमने देख लिया था बच्चों कि ये क्या है। ये एक प्रकार के, ये कैसे संसाधन होते हैं। होते तो संसाधन है, कैसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन में भी कैसे संसाधन है, ये समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि ये मृत प्राणियों के, मृत जीवों के अवशेषों से बनता है, मृत वनस्पति के भी अवशेषों से बनता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्लियर है। चलो, फिर हम बात कर रहे थे इनके, ये जो कोल है, इससे हमें तीन मुख्य उत्पाद मिलते हैं, या तीन उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, वो है कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोलतार का उपयोग कहाँ किया जाता है और कोयला गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसको आगे एक बार देख लेते हैं जहां पर हमने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया था, ये हो गया था। चलो, फिर हम बात कर रहे थे स्टोरी ऑफ कोल के बारे में बात की थी हमने। कोल की स्टोरी के बारे में बात की थी कि कोयले, जो कोयला है उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, फिर कुछ और टर्म्स जैसे कि कार्बनाइजेशन क्या है, वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया था। कार्बनाइजेशन है क्या, मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होती है। ये जो प्रोसेस है हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर होती है, इस प्रोसेस को ही कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, फिर कोल के बारे में बात की थी। कोल मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। फिर इसका जो प्रोडक्ट है, एक है कोक, जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, और इसका उपयोग इस्पात और जो धातुएं हैं उनके निष्कर्षण में किया जाता है, और इस्पात के निर्माण में किया जाता है ना, स्टील मैन्युफैक्चर, यानी कि स्टील की मैन्युफैक्चर में किया जाता है। और जो मेटल्स हैं, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर कोलतार के बारे में भी बात हो गई थी कि लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण ये होता है। अप्रिय गंध इसमें आती है, ये गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, काले रंग का होता है। इसके अलावा इसका उपयोग पेंट में, पेंट बनाने के लिए, दवाओं में, रंगों में, इत्र में, इनमें इसका उपयोग शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है। और नैप्थलीन बॉल्स, जिन्हें हम कहते हैं कपूर की गोलियां, जिसे हम यूज करते हैं एज अ मॉथ रेपेलेंट, इंसेक्ट रेपेलेंट, यानी कि ये इंसेक्ट को, मॉथ को रिपेल करता है, भगाता है। तो ये भी कहाँ से मिलता है, हमें कोलतार से ही मिलता है। ठीक है, फिर बात की थी कोल गैस की। कोल गैस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोल गैस है इसका उपयोग, यानी कि ये हमें मिलती कैसे है, जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो उसी दौरान हमें कोल गैस मिलती है। इस कोल गैस का उपयोग कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर एज अ फ्यूल किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया था। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों लास्ट लेक्चर में पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत तो हमने देख लिया था। ठीक है, तो पेट्रोलियम को स्टार्ट करने से पहले कोल के बारे में काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, तो आपको वो रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, साथ साथ कि क्या क्या हमने कोल के बारे में पढ़ा है। तो लगभग कोल जो भी है वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, तो चलिए, तो पेट्रोलियम से हमें कई सारे उत्पाद मिलते हैं, कई सारे मिलते हैं। ठीक है, उनमें से भी कुछ बहुत ऐसे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल दोनों ही क्या हैं, दोनों ही कैसे, कहाँ से मिलते हैं हमें, प्राकृतिक संसाधन से मिलते हैं। कौन से प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए,
तो पेट्रोल आप जानते हैं, पेट्रोल को भी और डीजल को भी, है ना? आपको पता है पेट्रोल क्या होता है और डीजल क्या होता है। क्लास में ज्यादातर बच्चों को तो पता होगा कि पेट्रोल क्या है और डीजल क्या है ना? पेट्रोल का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? जो हमारे वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए। कैसे वाहन? जो हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कि कार है, ठीक है, कार है, स्कूटर है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, इन सभी में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल भी पेट्रोल की तरह एक फ्यूल ही है, लेकिन डीजल का उपयोग किया जाता है भारी मोटर वाहन को चलाने के लिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स जो हैं उनको चलाने के लिए, जैसे कि कौन कौन से? ट्रक है, ट्रैक्टर है, इसके अलावा जो जनरेटर्स होते हैं उन्हें भी उन्हें भी डीजल की मदद से ही चलाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन यानी कि कहाँ से मिलते हैं, ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? नेचुरल रिसोर्स से, प्राकृतिक संसाधन से हमें ये मिलते हैं। और प्राकृतिक संसाधन का नाम क्या है? पेट्रोलियम। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो पेट्रोलियम है ये क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन भी है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्यों है जीवाश्म ईंधन? वो जब हम पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है, जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां पर हमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि इसे जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। क्योंकि ये मृत प्राणियों के, कौन से प्राणी? जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रहने वाले प्राणियों से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। उनके जो मृत अवशेष हैं धीरे धीरे प्रेशर पर और एयर की एब्सेंस में धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? जीवाश्म ईंधन। क्योंकि ये भी क्या है? एक लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अवशेषों से बनते हैं। ठीक है, इसीलिए पेट्रोलियम भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के साथ साथ ये क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन भी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे पेट्रोलियम के बारे में, तो इन्हें आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पेट्रोलियम के फॉर्मेशन की, कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। जैसे हमने कोयले की स्टोरी पढ़ी थी, कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है, वैसे ही हमें पेट्रोलियम की भी स्टोरी पढ़नी है या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन पढ़ना है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक है, चलिए। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो पेट्रोलियम किससे बनता है? उन ऑर्गेनिज्म से जो कहाँ पर रह रहे हैं? समुद्र में रह रहे हैं, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीवों से पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, जैसे कोयले की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से बन रहा था? वो जो फॉरेस्ट था, डेंस फॉरेस्ट, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में, यानी कि निचले जलीय क्षेत्रों में जो घने वन थे उनसे बन रहा था कोल, है ना? उनके अवशेषों से। जबकि पेट्रोलियम किससे बनेगा? जो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहे हैं? समुद्र में रह रहे हैं। ठीक है, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, तो जब ये ऑर्गेनिज्म मृत हो जाते हैं तो क्या होता है? देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो जब ये ऑर्गेनिज्म मृत हो जाते हैं तो इनकी जो बॉडीज हैं, मृत शरीर हैं, डेड बॉडीज हैं, वो सभी कहाँ पर चली जाती है? समुद्र के बॉटम में, यानी कि पेंदे में जाकर के सेटल हो जाती है। ठीक है, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। ठीक है, तो हमने बात की कि ये जो पेट्रोलियम है कैसे बनता है? समुद्र में रहने वाले जीवों से बनता है। कैसे? समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं जब ये मृत हो जाते हैं, मृत होने के बाद जो इनके मृत शरीर हैं, जिनकी बॉडीज हैं, ये कहाँ जाएंगी? ये पानी के ऊपर तो तैरेंगी नहीं, है ना? ये कहाँ चली जाती हैं? समुद्र के बॉटम में, यानी कि पेंदे में चली जाती है और वहां जाकर के सेटल हो जाती है। जब ये वहां चली जाती हैं, यानी कि बॉटम में चली जाती हैं, तो इनके ऊपर मिट्टी और रेत की क्या आ जाती है? और ज्यादा लेयर्स आ जाती हैं। लेयर से ये क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसे होगा कि उनके ऊपर और लेयर्स आती रहेंगी और ज्यादा कवर होते रहेंगे। ठीक है,
over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gas. अब वो बॉडीज मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या क्या होगा उनके साथ, धीरे धीरे जब उनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी की लेयर्स आती जाएंगी, ठीक है, तो वो और दबते जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वायु की अनुपस्थिति, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति होगी, उच्च तापमान होगा, उच्च दाब होगा, जिससे धीरे धीरे ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कहा जाता है बच्चों प्राकृतिक गैस। तो धीरे धीरे ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कैसे डेड ऑर्गेनिज्म से ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म जो कहां पर है, सी में थे, ठीक है, वो उनसे कैसे धीरे धीरे क्या बन रहा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या बन रहा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, किससे, डेड ऑर्गेनिज्म से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये प्रोसेस है, इसमें लग जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। कैसे ये प्रोसेस हो रही है कि जब ये ऑर्गेनिज्म थे, पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, है ना, पहले क्या थे ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो डेड होने के बाद इनकी डेड बॉडी चली जाती है कहाँ पर, समुद्र के पेंदे में, पेंदे में जाकर के ये सेटल हो जाती हैं। धीरे धीरे इन बॉडीज के ऊपर और ज्यादा मिट्टी रेत ये सब आती रहती है, उनकी लेयर्स आती रहती है, उसके ऊपर उनको क्या करती रहती है, ढकती रहती है, ठीक है। अब मिलियंस ऑफ ईयर में वहां पर वायु की अनुपस्थिति के कारण, उच्च दाब के कारण धीरे धीरे जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा था फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ कोल पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम भी यहाँ पर हमने देख लिया है काफी अच्छे से, क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये नोट कर लेना है ना। आप चाहो तो जैसे पूरा एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हो, या जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेट्रोलियम और नेचुरल डिपॉजिट कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम सेम आपकी एनसीईआरटी में भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम का परिष्करण, परिष्करण यानी कि रिफाइनिंग, ठीक है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, और इसके जो अलग अलग कंपोनेंट है, जिससे यानी कि जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हैं या कंपोनेंट्स हम कहें, उन्हें सेपरेट किया जाता है कहाँ पर, पेट्रोलियम परिष्करणी में, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। चलिए, तो पेट्रोलियम का परिष्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम की बात हो रही है, पेट्रोलियम को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, अलग किया जाता है, किसमें, अलग अलग जो उपयोगी उत्पाद है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट है उसमें अलग किया जाता है। ये मुख्य रूप से प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो किस विधि द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, जिसमें पेट्रोलियम को, अच्छा कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएं, ठीक है। तो विभिन्न तापमानों पर यानी कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल,
इसके अलावा कैरोसिन, ल्यूब्रिकेट ऑयल आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिलती है। जैसे हम आगे टेबल में डिटेल में देखने वाले हैं कि पेट्रोलियम से कौन कौन से उपयोगी उत्पाद हमें मिलते हैं। बस यहाँ पर हमने देख लिया कि पेट्रोलियम का जो परिष्करण है वो क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोलियम से जो उसके अलग अलग उपयोगी उत्पाद हैं उन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। विभिन्न तापमानों पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। जैसे कि हम जानते हैं पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क ऑयली लिक्विड है। ठीक है, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि इसकी कैसी है, अप्रिय गंध है, अनप्लीजेंट ऑर्डर है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट। तो ये जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट का, अवयवों का क्या है, मिश्रण है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो काफी सारे कंस्टिट्यूएंट इसमें मिले हुए हैं। अब रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, ये जो इतने सारे कंस्टिट्यूएंट इसके हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे विटामिन है और भी होते हैं। तो ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है इन्हें क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, यानी कि सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को ही हम रिफाइनिंग कहते हैं। और ये कहाँ पर की जाती है, रिफाइनिंग के लिए कोई प्रॉपर प्लेस तो होगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं पर भी रिफाइनिंग की जाएगी। तो रिफाइनिंग की जाती है इस तरीके से, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये क्या है बच्चों, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है जहां पर पेट्रोलियम के जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट है इन्हें सेपरेट किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को जहां पर सेपरेट किया जाता है वेरियस कंस्टिट्यूएंट को, फ्रैक्शंस को पेट्रोलियम से, उसे कहा जाता है रिफाइनिंग। ठीक है, इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कहां पर होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है, जिसको हम पेट्रोलियम परिष्करणी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, ये समझ में आया। और हमें पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं इसके, फिर ये पता होना चाहिए इनके क्या क्या यूजेस है या कहाँ कहाँ पर इनको हम यूज करते हैं। क्लियर है, चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा कि पेट्रोलियम से, अभी हमने उसके कंस्टिट्यूएंट भी देखे, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोगी उत्पाद यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हमने पढ़ा तो साथ में लास्ट में क्या पढ़ा था कि लास्ट में क्या बनता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वहां पर बनती है। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखना है। अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग उपमार्जक रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं अपमार्जक रेशे जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इसके अलावा पॉलीथीन और अन्य जो भी मानव निर्मित प्लास्टिक हैं, ठीक है, मैन मेड प्लास्टिक हैं, इनके औद्योगिक निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों जैसे कि यूरिया है के उत्पादन हेतु किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग किस कहां पर किया जाता है, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। गोल्ड क्यों कहा जा रहा है, जैसे हमें पता है गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, जिसके पास गोल्ड होता है यानी कि उसके पास काफी सारी प्रॉपर्टी होती है ना, कुछ ना कुछ, मतलब क्या कह रहे हैं हम, गोल्ड होने का मतलब है
कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसे भी क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका मतलब इसका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा यूजफुल ये है। ठीक है, जैसे कि गोल्ड होता है इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जा रहा है। क्लियर है। तो इतना हमें समझ में आ गया है कि पेट्रो रसायन कहते हैं जब हम इसकी स्टडी करते हैं। दूसरी चीज यहाँ से हमें कई जैसे रेशे हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सारी चीजें, मानव निर्मित प्लास्टिक, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, पेट्रोलियम से ये सब भी बनता है। बाकी नेचुरल गैस की बात करें तो इससे जो प्राप्त हाइड्रोजन गैस होती है उसका उपयोग यूरिया के निर्माण हेतु किया जाता है। क्लियर है इतना। तो चलिए, इतना अब आप समझ गए हैं अच्छे से कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या है, बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व है। ठीक है, कई जगहों पर इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे उपयोगी उत्पाद इससे प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए भी हम इसको काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब बात करते हैं जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हमने पढ़े थे अभी पेट्रोलियम के, उनके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी भी कहते हैं। अच्छा, यूजेस क्या है इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं फिर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एलपीजी मिलता है। ठीक है, पहले नहीं, मतलब एलपीजी भी मिलता है। एलपीजी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, हम सभी जानते हैं, हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलपीजी सिलेंडर्स ही तो होते हैं। उनके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है। एलपीजी का मतलब क्या, पेट्रोलियम गैस। कैसे लिक्विफाइड, यानी कि उसको क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज किया जाता है। ठीक है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। तो कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, घरों में, उद्योगों में ईंधन के रूप में। अगला है पेट्रोल। तो पेट्रोल हम जानते हैं ये क्या है, मोटर ईंधन है। ड्राई क्लीनिंग यानी कि शुष्क धुलाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मोटर ईंधन है, तो जो भी हमारे हल्के स्वचालित मोटर वाहन, कार, स्कूटर, इन सभी में पेट्रोल का यूज किया जाता है। मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल, इसका उपयोग जो है बच्चों स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल। तो डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहन और विद्युत जनरेटरों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला है स्नेहक तेल। तो स्नेहक तेल का काम है ल्यूब्रिकेशन देना, तो ल्यूब्रिकेशन के लिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है। अगला है पैराफिन मोम यानी कि पैराफिन वैक्स। इसका उपयोग बच्चों मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन, क्रेयॉन्स आदि को बनाने के लिए किया जाता है। अगला है बिटुमेन। तो बिटुमेन का उपयोग पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है, पेंट में और सड़क निर्माण में। क्लियर है। तो चलिए नोट कीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।